दैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे हेडलाइंस की। 8वें वेतन आयोग पर सरकार कोई चौंकाने वाला फैसला ले सकती है, यह है एक्सपर्ट की राय। और दोस्तों वित्त मंत्री जी ने कहा है हमारे पास 1,84,000 फिर करोड़ रुपए हैं कर्मचारियों के बैंकों में और वो लावारिस हो गए, यानी उनका कोई वारिस नहीं। आखिर इस पैसे का क्या करें? लोग कह रहे हैं क्यों नहीं आप 18 महीने का एरियर है जो सिर्फ 3,402 करोड़ रुपए क्यों नहीं दे सकती? और देश की रक्षा और सुरक्षा की जिम्मेदारी या ठेका सिर्फ जवानों के पास नहीं है, रक्षा मंत्री जी ने कहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है देश के जवान जब भारत माता की जय बोलते हैं तो दुश्मन का कलेजा कांप जाता है। और मैं एक खबर बड़ी चौंकाने वाली, यानी सेना में एक भर्ती होती है एक बेटी, और जब भर्ती होके आती है तो उसका स्वागत किया जाता है, लेकिन दोस्तों 3 महीने बाद जब पोल खुलती है तो वो लोग ठगी का होते हैं शिकार। और मैं बात करूंगा दोनों पैरा कमांडो की बॉडी रिकवर हुई। देख सकते हो कि बॉडी को पहचानना मुश्किल हो रहा है और ये होता है सैनिकों का बलिदान, याद रखना होगा दोस्तों। तो खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले मैं बात करूंगा रोज की तरह 8वां वेतन आयोग एक पहेली बनता जा रहा है। अब जितने एक्सपर्ट हैं वो क्या राय दे रहे हैं, यानी वो कह रहे हैं कि मोदी सरकार कोई भी चौंकाने वाला फैसला ले सकती है, क्योंकि सरकार की गंभीरता पर सवाल किए। लिखित में सरकार ने कोई आदेश या जवाब नहीं दिया, एकदम खामोश हो गई है सरकार। कितनी होगी देरी और कब और कितनी हो सकती है बढ़ोतरी, लेकिन सरकार का क्या इस मैकेनिज्म के ऊपर पूरा भरोसा है? जैसे कि पहले रेफरेंस दिया कि सरकार तो चाहती नहीं थी कि वो पे कमीशन लेके आए। सरकार बोलती 2-3 साल की स्टडी रिकमेंडेशन इतने लोगों और समय की बर्बादी है और इसको हम एक झटके में ही लोगों को, उन्होंने कहा है कि हम किसी भी परसेंटेज ऑफ फिटमेंट फैक्टर के साथ कर्मचारियों पेंशनों की बढ़ोतरी कर सकते हैं। आखिर इतना तामझाम की क्या जरूरत है? लेकिन सरकार के ऊपर दबाव गया। दिल्ली का चुनाव था, सरकार ने घोषणा तो कर दी। घोषणा करने के बाद एक्सपर्ट कह रहे हैं कि यानी ये जबरदस्ती की घोषणा थी, अब सरकार के मन में कुछ और है। जैसा कि आपने सभी जानते हैं कि डीओपीटी ने 30 अप्रैल 2025 तक सभी जितने भी आज लाभार्थी हैं उनसे सार की डिमांड मांगी। आर्मी ने भी अपनी डिमांड दी, रेलवे सबने डिमांड दी और टर्म्स ऑफ रेफरेंस के लिए लगातार मीटिंग हुई। टर्म्स ऑफ रेफरेंस का जितने पॉइंट थे वो कंसीडर हुए नहीं हुए, फाइनल क्या हुआ ये बाहर निकल के नहीं आया। और उसके बाद लगभग मई जून के बाद मामला शांत हो जाता है। अब लोग इंतजार कर रहे हैं कि अगला कदम था कि उन्होंने अध्यक्ष की घोषणा करनी थी, सचिव की घोषणा करनी थी, टर्म्स ऑफ रेफरेंस को सार्वजनिक करना था। लेकिन उसके बाद चाहे राज्यसभा हो लोकसभा हो लगातार सवाल उठते रहे, पत्राचार होते रहे। केंद्रीय कर्मचारी संगठन के बड़े बड़े नेताओं ने कैबिनेट सचिव तक से मीटिंग की, लेकिन उन्होंने कहा सारा काम चल रहा है और जल्द ही इसके ऊपर फैसला होगा। लेकिन दोस्तों अब एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं? एक्सपर्ट सुभाष गर्ग की राय यह है कि सरकार भले कोई भी घोषणा करे, लेकिन सरकार ने अपना ड्राफ्ट बना लिया, क्योंकि उनको टर्म्स ऑफ रेफरेंस मिल गया है, सबकी डिमांड मिल गई, सरकार इसके ऊपर स्टडी कर रही है। और लगभग उन्होंने कहा है कि आपको 30% से 34% की बढ़ोतरी देखने को मिल जाएगी और यह समय पर होगा। लेकिन वो समय हो सकता है उत्तर प्रदेश का चुनाव हो या कभी वो, उन्होंने उसका उदाहरण दिया जीएसटी 2 का, यानी जीएसटी रिफॉर्म के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद लाल किले से घोषणा की कि हम भविष्य में ऐसा करने वाले हैं। और जबकि यह फैसला जीएसटी काउंसिलिंग मीटिंग में होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इसका इंतजार न करते हुए खुद घोषणा की और फिर दोबारा उन्होंने घोषणा की कि 2 स्लैब बन गए और इसमें आपको इतना इतना फायदा है। खुद ही कमान संभाली और 8वें वेतन आयोग की कमान मोदी जी के हाथ में। जिस दिन मोदी जी घोषणा करेंगे उस दिन आप सच समझ लेना। और ये उसके बाद जितनी मीटिंग है ये सारी फॉर्मेलिटीज होगी, जैसा कि एम्बिट कैपिटल की रिपोर्ट भी कह रही है कि जो अभी तक का फॉर्मेट रहा है उससे हटके कुछ काम होगा। और लगभग उन्होंने कहा है 30% की बढ़ोतरी तो निश्चित है और 1.1 करोड़ कर्मचारियों पेंशनर को सीधा फायदा होगा। तो दोस्तों ये है अपडेट, इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी एक पहेली बना हुआ है। दोस्तों ये थी अपडेट। अब मैं बात करूंगा 1,84,000 करोड़ रुपए। आप ये देख सकते हो कि 1.84 लाख करोड़ रुपए का कोई नहीं है मालिक। लावारिस पैसों को बांटने के लिए वित्त मंत्री ने शुरू किया अभियान। अब वित्त मंत्री जी के पास इतना पैसा आ गया है, 1,84,000 फिर करोड़ लगाओ और डीए एरियर है 3,402 करोड़, यानी देख सकते हो 5वां हिस्सा भी नहीं। लेकिन फिर भी वित्त मंत्री जी कह क्या रहे हैं, ये पैसा किसका है ये जान लेते हैं। यह है पैसा कर्मचारियों का, किसी का एफडी का है और किसी ने कोई शेयर में निवेश किया है और कई प्रकार का उनका पैसा है, जो किसी ने भविष्य निधि का भी पैसा है जो वहीं का वहीं जमा रह गया। जब ये ऑडिट में पता चला है कि इतनी भारी रकम
सरकार के खाते में पड़ी। अब सरकार ये पहले कोशिश कर ले कि आखिर इनका मालिक कोई है या उनका कोई एनओके बचा है या नहीं है, और इसके लिए उन्होंने माननीय वित्त मंत्री जी और उनकी टीम लगी हुई है कि ये संपत्तियां बैंक में जमा, बीमा, भविष्य निधि शेयरों के रूप में। सीतारमण ने यह बात गुजरात के गांधीनगर के एक कार्यक्रम में कहा। उन्होंने कहा आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान का शुभारंभ किया है और एक अवेयरनेस कैंपेन चलाई जा रही ताकि इनके सही मालिक मिल सके, नहीं तो ये पैसा पूरा आरबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाएगा और सामाजिक या विकास के काम में लगाया जाएगा, या क्या होगा ये अलग बात है। लेकिन दोस्तों देख सकते हो हमारा पैसा बैंक में कितना पड़ा है। आप देख सकते हो आदमी अपनी पाई इकट्ठा करता है, लेकिन किसी की मृत्यु हो जाती है, एनओके नहीं है, बहुत सारी कानूनी ऐसी चीजें होती है, किसी के पास इतना पैसा है वो विदेश चले गए और पैसा ऐसे का ऐसा ही पड़ा है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अगली खबर की बात, यानी देश की सुरक्षा का ठेका सैनिकों ने नहीं ले रखा है क्या? रक्षा मंत्री हमारे कह रहे हैं कि सिर्फ जो केंद्र सरकार है और उसके नीचे है सेना, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, यानी देश का सुरक्षा का ठेका इन्हीं के पास नहीं है। इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की बनती है, आम जनता की बनती है। अगर हम भारत के संविधान को देखें तो डिफेंस एक यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। इसका सीधा अर्थ यह है कि रक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, यानी सेंटर की है। लेकिन यहां एक गहरी बात छिपी है, सेंटर आखिर है किसका? क्या यह कोई अलग अमूर्त या अदृश्य या कोई सत्ता है? आप सहमत होंगे, नहीं। वास्तव में यह सेंटर अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को मिलाकर ही बना हुआ है। इस दृष्टि से जब देश की रक्षा की बात आती है तो यह केवल केंद्र सरकार का दायित्व तो नहीं रह जाता, बल्कि मैं मानता हूं कि पूरे राष्ट्र का सामूहिक दायित्व तो बन जाता है। रक्षा सुरक्षा हमारी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डिफेंस सेक्टर को मजबूत करना केवल किसी एक संस्था अथवा किसी एक सरकार का काम नहीं, बल्कि पूरे भारत का एक साझा संकल्प है। जब हम एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कोई लक्ष्य, मैं मानता हूं कि अपने में बड़ा नहीं रह जाता है। और इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। अभी कुछ ही दिनों पहले हम सब ने मिलकर सेंटर, स्टेट्स और यूटी के सहयोग से जीएसटी में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म, मेजर रिफॉर्म को बहुत ही सक्सेसफुली हम लोग लागू करने में कामयाब हुए। और कई बार लोग मानते हैं कि सेंटर और स्टेट्स का आपस में कॉन्फ्लिक्ट रहता है, लेकिन जीएसटी आज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और सेंटर स्टेट पार्टनरशिप का एक जीवंत उदाहरण बन चुका है, जो हाल ही में इस संबंध में फैसला हुआ है। इस तरह का एक और उदाहरण मैं आप सबके सामने रखना चाहूंगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश में जब मॉक ड्रिल की जरूरत पड़ी तो सभी स्टेट गवर्नमेंट्स और उनकी एजेंसी ने इसमें पूरी सक्रियता के साथ अपनी भागीदारी सुनिश्चित की थी। यह सब इस बात का प्रमाण है कि जब हम सब एकजुट होकर किसी लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में बढ़ते हैं तो कोई भी चुनौती अपने आप में बड़ी नहीं रह जाती है। यानी जितने बिजनेसमैन हैं उनकी बनती है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं उनकी बनती है, यानी उनको किसी न किसी रूप में देश का सहयोग करना चाहिए, सेना का सहयोग करना चाहिए। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है भारतीय सेना तो बिल्कुल दृढ़ और मजबूत है। जब वो भारत माता की जय बोलते हैं तो दुश्मन का कलेजा ठंडा पड़ जाता है। और उसकी एक झलक उन्होंने दिखाया कि आखिर जब भारत के सैनिक मां भारती की जय बोलते हैं तो दुश्मन के कलेजे कांप जाते। No matter what, now with the rocket star. भारत माता की जय। ये है इसका उदाहरण। अब बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। जैसा हमने कहा सेना की वर्दी में बिटिया का जबरदस्त स्वागत, आर्मी में नौकरी के झांसे का खेल खेला तो होश उड़ गए। दोस्तों एनसीसी की छात्रा फर्जीवाड़ी की शिकार हुई है। और एनसीसी की छात्रा यानी जिसको फौज में जाने का जुनून शुरू से था, और जब वो फौज में जाने की तैयारी करती तो वहां पर कोई एक बंदा उसको टकरा जाता है और वो सेना में भर्ती देने का लालच देता है। और लालच देने के बाद उसको अपने साथ ले जाता है। और साथ ले जाने के बाद उत्तर प्रदेश के महाराजागंज जिले के छोटे से निवासी कस्बा एनसीसी की छात्रा लाखों रुपए गंवा बैठी।
और ये राजस्थान में वो लड़का लेके जाता है, वहां पर एक सीओ साहब है, उनसे मिलवाया जाता है, वहां पर थोड़ी ट्रेनिंग होती है। वहां देखती तो कई लड़कियां और लड़के ट्रेनिंग कर रहे थे, तो उसका 1 महीने ट्रेनिंग होती है, वर्दी दी जाती है, सब कुछ दिया जाता है, कागज दिए जाते हैं। जब वो वापस आती है 5-10 दिन की छुट्टी, तो उसका फूल माला और जोरदार बैंड बाजे से स्वागत होता है। स्वागत होने के बाद जब पता चलता है एक्चुअली कि आखिर ये क्या मामला था, तो ये एक ठगी का मामला था। देख सकते हैं दोस्तों कि यानी फौज के नाम पे लोग किस प्रकार अभी ठगी कर रहे हैं। आप इनकी तस्वीरें देख सकते हो। अब मैं उन सूरवीर जाबाजों की बात करूंगा जिन्होंने अपना जीवन खोया। लेस हवलदार पलस घोष और लेस नायक सुजय घोष, यानी दोनों, जैसा कि आप हम सभी जानते हैं कि हमारे 2 पैरा कमांडो लापता थे। लगभग उन्हें आज 4 दिन हो गए और कल उनकी बॉडी रिकवर की गई है। सिविलियन किस तरीके से लेके आ रहे हैं, यानी एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, यानी मौसम की हालत इतनी खराब थी कि वो वहां पर उनका कहते हैं कि उन्हें तबीयत खराब हुई और वहीं पर वो ढेर हो गए दोस्तों। तो ये होता है सेक्रीफाइस और ये होता है त्याग, और इसका ठेका सिर्फ जवानों का नहीं है, यानी जनता को भी इनके त्याग की कीमत चुकानी होगी। धन्यवाद दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही। बने रही हमारे साथ।